आप सभी को मेरा नमस्कार। कल की वीडियो को फिर से सराहने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मैंने कल आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट को सोचने के लिए, बिरादरी से ऊपर उठकर सोचने के लिए, इन सब ट्रैप्स, ये जो ट्रैप्स हैं, पॉलिटिकल ट्रैप्स, इसमें फंसने से हटने के लिए आपको मैंने कुछ सुझाव देने की कोशिश करी। एक दृष्टिकोण, सुझाव भी नहीं कहूंगा, एक नया दृष्टिकोण, एक अच्छी सकारात्मक सोच देने की कोशिश करी। आज मेरा उद्देश्य है, जो मैंने कल प्रॉमिस किया था, वो पी 10 P फ्रेमवर्क आप लोगों के साथ, 10 P फ्रेमवर्क मेरा बनाया हुआ, वो शेयर करने का। क्योंकि पिछले 16 साल में लगभग 4 से 5 कंट्रीज, 6 कंट्रीज के अंदर, इंडिया में खासकर 16 साल से मैं एज बिजनेस कोच, कंसल्टेंट, जो बड़ी बड़ी या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छा कर पाया, वो था कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ पैरामीटर सेट कर पाया। चाहे वो गोल सेटिंग के थे, चाहे वो परफॉर्मेंस के थे, चाहे वो ग्रोथ के थे। उन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए एक दृष्टिकोण तय किया गया, एक ग्रोथ तय की गई, और उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर रिव्यू किया गया। तो क्या होता था कि हर चीज लॉजिकली इवैल्यूएट की जा रही और कर पा रहे थे लोग। उसी वजह से ट्रांजिशनल ग्रोथ आ पाई, और मैं एज कोच, एज कंसल्टेंट, एज गुरु, एज मेंटर, मैं कुछ अपना योगदान दे पाया। दोस्तों, आज मैं उसी श्रृंखला के अंदर आप लोगों को 10 P, जो मेरा बनाया हुआ एक फ्रेमवर्क है, जो मैंने बहुत सोशल पॉलिटिकल मंचों पर शेयर किया, और लोगों ने वो कहते हैं ना, एक लोग होते हैं जो एक पार्टी के स्ट्रांग फॉलोअर्स। मैं किसी पार्टी का फॉलोअर नहीं हूं, मैं एक इंसान का फॉलोअर हूं। या मैं किसी इंसान को फॉलो भी नहीं करता, तो मैं पसंद करता हूं, और उसके पीछे मेरे कुछ पैरामीटर्स। और मैं गलत हूं या सही हूं, मैं किसी का अंधभक्त नहीं बन सकता, मैं लॉजिकली भक्त बन सकता हूं। तो कुछ चीजों पर अलग अलग लोगों के विचारधारा को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो मेरा थॉट है। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें वो थॉट पसंद आएगा, किसी को नहीं भी आएगा। मैं उसके लिए आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप लॉजिकली मेरे इस पूरे वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, उस लॉजिकली मैं कई सवाल ऐसे करूंगा जो जिनका जवाब आपको बता देगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं 10 P फॉर्मूला पे आता हूं, और एक एक पी आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। ये मेरा अनुभव रहा है, और ये मेरा आशा है मेरी। तो सबसे पहला पी क्या है? सबसे पहला पी है व्यक्ति, पर्सन। द फर्स्ट पी इज पर्सन। अब एक सवाल है सोचने के लिए, क्या जिस उम्मीदवार का चयन आप करने जा रहे हो, जो आपका इस वक्त तक एक पसंदीदा उम्मीदवार है, क्या वह उम्मीदवार का व्यक्तित्व और उसका जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है? कोई एक फेयरनेस है उसके लाइफ के अंदर? क्या वह ऐसा नेता है जो बिना किसी राजनीतिक पद के या समाज में किसी भी पद पे हो या ना भी हो, तो एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है? देखिए, पार्टी की टिकट मिल जाए, आपके पास पैसा हो, जो हम आजकल माहौल देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो आप एक्चुअली पॉलिटिकल का जो पॉलिटिक्स का जो पैरामीटर्स है ना, वो पैरामीटर्स ही आज के टाइम में उनके डगमगाए हुए। आज सोचिए, मैं गुड़गांव शहर में हूं, और आज मैं क्या देखता हूं कि आज कैबिनेट मंत्री को, एक्स चीफ मिनिस्टर को आकर बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ रही, और जो उनके कैंडिडेट हैं उनको उसको लुभाने के लिए बड़े बड़े भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही। एक एक दिन में पता नहीं कितने कितने लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। अब आप सोचिए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, भाई 5 साल में अगर आपने काम ही कर दिया होता, तो ये जिनको लोगों को मजबूरी में आज इकट्ठा करना पड़ रहा है भीड़ को, उसमें से आपके कुछ फॉलोअर्स भी हैं, नो डाउट, बहुत लोगों के काम भी किए होंगे। बट फिर भी एक अंतरात्मा जानती है उस चीज को, कि अगर आपने काम कर दिए होते, पार्टी ने काम कर दिए होते, लोगों ने काम कर दिए होते, और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक रोड मैप दिया होता, तो आपके पास बताने के लिए है। आज मैं इस चीज को सुन के, मतलब एक गुड़गांव का वासी होकर, मैं कई बार इसको लॉजिकली रिलेट नहीं कर पा रहा होता कि अगर आज
गडकरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, हम सब फैन, और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी फैन। लेकिन अगर आज गडकरी जी गुड़गांव में आके और बोलते हैं कि हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर काम किया, सॉरी हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे काम किया, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है गडकरी जी, मैं आपके द्वारका एक्सप्रेसवे को भी सलाम करता हूं, आपके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी सलाम करता हूं, आपकी सोच आपकी कार्यशैली को सारी दुनिया कायल है, हम भी कायल है। लेकिन सर मेरे घर से निकलकर उस द्वारका एक्सप्रेसवे जाने तक जो फ्लड बनता है, जो नाला बनता है, जो कचरा है, जिसको पार करके मुझे जाना है, जो आपके पार्टी के एमएलए ने करना था काम, वो काम किसी ने नहीं किया, उसका कान मरोड़ने वाला कोई पैदा क्यों नहीं हो रहा? उस अकाउंटेबिलिटी को लाने वाला कोई क्यों नहीं आ रहा? चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो अकाउंटेबिलिटी आपसे क्यों नहीं लाई जा रही है एक सिस्टम के अंदर? एक सिंपल सी कहानी, हर एमएलए का हर मंथली रिव्यू क्यों नहीं होता, क्वार्टरली रिव्यू क्यों नहीं होता? आज आपके बच्चे बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरियां करते हैं, बिजनेसेस चलाते हैं, वहां वो हर महीने के रिव्यू लेते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं अगर नौकरी पे लोग कंसिस्टेंटली काम ना करें। लेकिन आज आपके जब ये धरातल पे लोग काम नहीं करते, तो आप जैसे कैबिनेट मंत्रियों को बुलाकर आपसे शक्ति प्रदर्शन कराने का काम करवाना पड़ता है। एक इंसान जिसके व्यक्तित्व में दम था। देखिए व्यक्ति का दम क्या होता है, अगर आप या तो हटकट में आप एक पहलवान होंगे, आपके अंदर एक शक्ति होगी, बॉडी वाइज आप बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व में दम नहीं है, आप लोगों से काम नहीं करा सकते, आप लोगों को साथ जोड़ नहीं सकते, आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व में दम नहीं है। व्यक्ति में दम होना, बहुत लोग होंगे जिनके व्यक्ति में अपने अंदर में दम है, लेकिन व्यक्तित्व में दम होना बहुत बड़ी बात। एक इंसान जिसको कई लोग हंसते हैं और कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी विद्वता, उसके लिए वो जाने जाते हैं। उनको एक रोल में ढकेल दिया गया जिसकी वजह से उनके मुंह पे ताला लग गया, वो कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन जब वो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। लेकिन हमेशा अगर आप उनको अगर क्वालिटी से एनालाइज करो, तो उनका जीवन हमेशा राजनीति से ऊपर रहा, क्योंकि वो इंसान कर्म में विश्वास रखता था, उसके व्यक्तित्व में दम था, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, उसके पास विद्वता थी। उन्होंने ना केवल अपने पद की गरिमा बनाए रखी, बल्कि अपनी नीति और कार्यों से समाज को भी प्रभावित किया। अब अगर इस बात को समराइज करें, तो उसमें बहुत सिंपल, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कहा जाता था, एक नेता के कृत्य कर्म उसके शब्दों से कहीं ज्यादा अधिक बोलने चाहिए। अगर वो बोलते हैं तो आप जरूर वोट कीजिए। तो अब आपने सोचना है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी दिमाग में रख रहे हैं, क्या उसके व्यक्तित्व में दम है? क्या अगर आज उसे कोई राजनीतिक पद ना मिला, अगर वो कल को नहीं जीता, दिल पर हाथ रख के बोलना, क्या वो आपके बीच में खड़ा उतरेगा? क्या वो आपके साथ फिर भी खड़ा रहेगा? आज तक जब तक उसके पास कोई राजनीतिक पद नहीं था, तब उसने क्या किया, सोचना बड़ा जरूरी। दूसरा आता है प्रिंसिपल्स। सेकंड पी इज प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत। अब एक सवाल जो आपके सोचने के लिए है, क्या जिस उम्मीदवार का आप चयन करने जा रहे हो या करना चाहते हो, क्या वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है? खासकर तब जब स्थिति विपरीत हो। और क्या वह नैतिकता और सच्चाई का पालन करता है, चाहे राजनीतिक लाभ मिले या ना मिले? बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत कम है ऐसे लोग आज के जमाने में ढूंढने से नहीं मिलते, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत पे चलते हैं। देखिए, पार्टी का साथ देना बुरी बात नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि एक बहुत बड़ा सिद्धांत, देखिए मैं, अगर हम बीजेपी की बात करें, तो कल भी हमने कुछ ऐसे एस्पेक्ट लिए। एक वक्त था जब कांग्रेस के सिद्धांत लोग मानते थे, उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब आज बीजेपी के सिद्धांतों को, उनकी बहुत बड़ी बड़ी नीतियों को, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, उस सिद्धांतों को बहुत लोग मानते हैं। लेकिन एक इंसान जिसको कई बार न्यूट्रल वे में एंगल में देखा जाता है, और जो प्रिंसिपली बहुत सॉलिड था, बहुत कम है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे आदरणीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर आप उनके राजनीति से
कुछ सीखना चाहो तो वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों और अपने आदर्शों को प्राथमिकता दी। चाहे वह देश की सुरक्षा से जुड़े मसले हो, आर्थिक सुधार हो, उन्होंने कभी भी नैतिकता से समझौता नहीं किया। कारगिल युद्ध के दौरान भी अगर आप देखें तो उनके नेतृत्व में और पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता का प्रयास उनके सच्चे सिद्धांतों का प्रतीक। उस वक्त के माहौल को समझते हुए कि हमें पता है कि हमें जंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं और उतना हमारे ऊपर रिपरकशंस क्या आएंगे, उस बात को एनालाइज करते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। विपक्षी दलों के नेता भी उनके सिद्धांत थे और कि हमेशा सराहना करते। अगर इस बात को समराइज करें तो एक सच्चे नेता वही होते हैं जो कठिन समय भी अपने सिद्धांतों पे कायम रहते हैं। अभी आप देखिए कई आपको इर्द गिर्द अब सिद्धांतिक बातें अगर नहीं दिख रही, सोचना है। एक होता है पार्टी की सिद्धांतिक बातें, एक होता है इंसान की सिद्धांतिक बातें। मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। आप भाजपा के सपोर्टर हैं, मैं भी भाजपा की कई नीतियों से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन फिर से जिस व्यक्ति का वो चयन कर रहे हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कांग्रेस जिस पार्टी का सपोर्ट कर रही है, अगर हम एज वोटर उनको ये सबक ना सिखाएं कि आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदा ही लाना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल ओरिएंटेड बंदा ही लाना पड़ेगा, वरना हम वोट नहीं देंगे, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हमें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, तो आपके प्रिंसिपल्स जीतेंगे। तो आपके प्रिंसिपल जीतेंगे और फिर उनको एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड आदमी, एक सिद्धांतवाद को मानने वाला आदमी चाहिए। तीसरा पी है पास्ट के रिकॉर्ड्स। अब इसको बहुत गहराई से समझना। जब भी आप एक कैंडिडेट का चयन करें जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उसके पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स को जरूर इवैल्यूएट कीजिए। क्या उसने आपके क्षेत्र में ठोस और सकारात्मक कुछ बदलाव लाने की कोशिश की, कोई बड़े काम किए हैं, कुछ बड़े मुद्दों पे उसने कभी कुछ कुछ व्यक्तिगत तौर पे, राजनीतिक तौर पर काम करने की कोशिश की। अब मैं इस बारे में क्यों बोल रहा हूं और इसका एक लॉजिकल जवाब है। अगर आप जाएंगे, किसी भी आप में से काफी लोग नौकरी करते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते होंगे जो मेरी वीडियो को देख। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका रिज्यूम मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? उस रिज्यूम में आपका सारा पास्ट डेटा होता है, आपने क्या किया है, उस पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आपको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर आप बिजनेस में हैं और आप किसी बड़ी कंपनी का कोई काम लेने के लिए जाते हैं, आपके क्लाइंट के पास जाते हैं, तो क्लाइंट आपसे आपका कॉर्पोरेट प्रोफाइल मांगता है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल मांगता है, कितने सालों से आप कंपनी चला रहे हो, किस किस क्लाइंट को आप सर्व कर चुके हो। तो वो भी किस चीज पे इवैल्यूएट करता है आपको? आपके पास्ट रिकॉर्ड्स। दोस्तों, आपके कैंडिडेट का पास्ट रिकॉर्ड अगर दमदार है, आंख बंद करके वोट दे दो, क्योंकि शायद पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की गेम है। पॉसिबिलिटी है वो काम करेगा, प्रोबेबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि पहले भी काम किया है। इस मामले में अगर एक व्यक्ति को मैं बहुत मानता हूं और मैंने कुछ करीबी लोगों से भी उनके बारे में सुना है, उनका नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके शरद पवार जी। शरद साहब का अगर आप देखिए राजनीतिक करियर लंबे समय से सामाजिक और कृषि सुधारों से जुड़ा है। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कई बड़ी पहल की। उनके नेतृत्व में राज्य में कृषि और औद्योगिक विकास को गति मिली। साकाल करके एक न्यूज़पेपर है जो उन्हीं के परिवार से चलाया जाता है। महाराष्ट्र का जड़ माने जाने वाला, महाराष्ट्र के रूट्स में बसा हुआ वो न्यूज़पेपर आदरणीय शरद पवार जी के द्वारा, उनके परिवार द्वारा शुरू किया। उनकी नीतियां और काम में उन्हें एक अनुभवी और सक्षम नेता के रूप में स्थापित किया, जिनका सम्मान सभी राजनीतिक दल करते हैं और सारे जानते हैं उनके बारे में। बोला जाता है कि अगर अब कहावतें चेंज हो गई बीजेपी के आने के बाद, लेकिन पुराने वक्त में बोला जाता था कि शरद पवार जैसा चाणक्य शायद ही राजनीति में कोई और हो। तो उन्होंने अपने पास्ट रिकॉर्ड के दम पर इतना बड़ा राजनीतिक करियर बना के चला। और फैन फॉलोइंग एक अलग चीज होती है, लोगों में रिस्पेक्ट होना एक अलग चीज होती है, लेकिन लोग उनके लिए पागलपन की हद से ज्यादा उनको मान करें, प्यार करें, वो सिर्फ होता है जब आपके पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, आपने लोगों के लिए काम किया। तो शरद पवार जी के लिए बड़ा प्यारा बोला जाता था कि अतीत के काम ही भविष्य के नेतृत्व की नींव होते हैं।
अगर अतीत में काम किए हैं तो भविष्य का नेतृत्व मिलने की नींव वही रखी। अब आते हैं हम चौथे पी पर, परफॉर्मेंस, जो मैंने कल बात करी। अब मैं उस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। ये सोचना बड़ा जरूरी है, क्या जिस उम्मीदवार का चयन आप करने जा रहे हो, क्या वो उम्मीदवार के कार्यों ने जनता के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ही अपनी एक एग्जांपल लूं, मैं एक ट्रेनर हूं, कंसल्टेंट हूं। मैं एक दृष्टिकोण प्रोवाइड करता हूं लोगों को। मैं कंपनीज जब प्रॉब्लम में होती है, उस प्रॉब्लम का वे आउट निकालने के लिए, एक सोल्यूशन निकालने के लिए मैं उनके साथ मंथन करता हूं, अपना तजुर्बा लगाता हूं और उनको इन चीजों से बाहर निकालता हूं। अगर एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, तो उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे 2x 3x 5x 10x किया जा सकता है, उसके ऊपर मैं काम करता हूं। कई बार जो सोचते हैं उतना नहीं इंपैक्ट होता, लेकिन वो इंपैक्ट के बारे में सोचते हैं तो कुछ तो इंपैक्ट है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा सोच ये है कि क्या उसकी नीयत ही कभी आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाने, उसने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्या कंसिस्टेंट प्रयास किया। चाहे एक बहुत छोटी सी चीज है, जो मैं बड़े सारे एजेंडा प्लान जब भी कभी किसी ऐसे राजनेता के लिए बना के देने की कोशिश करता हूं, बोलता हूं एक या एक पार्षद उम्मीदवार जो लोकल म्युनिसिपल काउंसिलर्स हैं, छोटी छोटी चीजों से आप लोगों के दिल में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप बहुत बड़े, चलिए आप सड़क नहीं बनवा पा रहे, कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आपके पास फंड नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल बच्चे पैदा होते हैं, आप जानते हैं हर साल बच्चे कुछ 9वीं 10वीं में आते हैं। सिंपल है, आप करियर काउंसलिंग सेशंस कराइए, आप ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। आप जितनी माएं बनी हैं उनके लिए कुछ एक ज्ञान देने के लिए कि 9 महीने, जो जब बच्चा पेट में होता है तो उस 9 महीने के अंदर एक माँ को क्या करना चाहिए, कुछ इस तरह की सकारात्मक सोच की बात कीजिए। जहां कहीं, मतलब मैं वो बता रहा हूं कि ये प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें करने में आपका पैसा कम लगता है, लेकिन आपकी सोच लोगों को दिखती है, आपकी सकारात्मक बदलाव लाने की नीयत दिखती है, और वही आपकी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होती है। क्या उसके द्वारा लागू की गई योजना प्रभावी और प्रभावित साबित हुई कि नहीं। अब इसके लिए एक बड़ा उदाहरण है। इस बार तो जरूर चुनाव हार गए, लेकिन बहुत ही अच्छे राजनेताओं में से एक आदरणीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, उनको हरा पाना बड़ा ही मुश्किल था। मोदी जी के भी बहुत सपोर्टिंग एलिमेंट के विरोध में भी लड़ते थे, लेकिन सपोर्ट में भी रहते थे। और अगर उड़ीसा में उनका दबदबा था तो उनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्षमता की वजह से। एक स्थिर और समृद्ध राज्य बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में आपदा प्रबंधन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज में ठोस कदम उठाए गए। और वो मेक श्योर करते थे, यूज टू मेक श्योर वो कि उन चीजों का इवैल्यूएशन किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को भापा जाए, उन लोगों के साथ मिलकर, जानकर। उनका प्रदर्शन केवल उनके राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में एक प्रेरणा का स्रोत था। उनकी साफ, देखिए, जब बीजेपी मोदी जी शासन में आए तो एक बार बार एक बात की जाती थी, कांग्रेस गुजरात का मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। इसी तरीके से नवीन पटनायक जी की भी एक अपनी छवि है। उन्होंने भी एक अपना रुतबा, एक अपना वर्चस्व कायम किया। उनकी साफ छवि, निरंतर सुधारों का प्रयास ही उन्हें एक सफल मुख्यमंत्रियों के बीच में हमेशा बनाए रखा। तो बड़ी प्यारी कहावत उनके लिए कहा जाता है कि नेता का मूल्यांकन उसके कामों से होता है, ना कि उसके भाषणों से। अगर मैं भी अपने जीवन के अंदर सिर्फ अच्छे भाषण, अच्छी वार्तालाप करता रहता और मैं लोगों के काम में, उनकी सोच में बदलाव न ला पाता, तो शायद आज मैं भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान या एक बिजनेस कंसल्टेंट शायद ना ही बन पाता और लोग मुझे धिक्कार देते। पांचवा पी आता है योजनाएं और नीति, प्लान एंड पॉलिसीज। क्या आप जिस उम्मीदवार का चयन करने जा रहे हैं, उस उम्मीदवार के पास भविष्य की ठोस योजनाएं हैं। क्या उसने दीर्घकालिक, दूरगामी सोचते हुए, विजनरी सोच को रखते हुए विकास के लिए टिकाऊ नीतियां तैयार करी हैं। हमेशा मैंने पहले भी वीडियो में बोला, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड प्लान, ड्रीम एंड गोल।
सपने दिखाने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। अब मैं एक पढ़ी लिखी जनता हूं, मैं खुद कंपनी में, बिजनेस में, परिवार में गोल बनाता हूं। मुझे पता है प्लान और पॉलिसीज की क्या जरूरत है। अगर आज घर में मेरे एक सही पॉलिसी नहीं बनती लोगों को जोड़ने की, बच्चों को परवरिश करने की, तो वहां पर भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे प्लान सही नहीं होते, मुझे आज दिक्कतें आती हैं। आज मैं वो नहीं हूं जिसको आप भ्रमित कर लो। लेकिन आपको आज फिर सोचना पड़ेगा, क्या आपके उम्मीदवार के पास वो ठोस योजनाएं हैं? बड़ी बड़ी भाषण, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे प्लान और पॉलिसी का पार्ट नहीं होते। प्लान और पॉलिसी का पार्ट होते हैं, ये काम इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, इतना वक्त लगेगा। अगर बड़ी बड़ी बातें जो आज तक काम नहीं हुआ, अगर उसके लिए बातें वो ये बोल दें, अगर आज फॉर एग्जाम्पल है, हर आदमी बोलता है कि आज गुड़गांव की सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सीवरेज सिस्टम का सुधार। कैसे कर लोगे आप बताइए? कहां से आएगा आपके पास बजट? वो कोई नहीं बात ही नहीं है उस बारे में। लॉजिकली कोई प्लान या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड है? नहीं। आपके पास क्या है? एक आपका वो लीफलेट आ जाता है जिसको आप बोलते हो कि मेरा मैनिफेस्टो। मैं कहता हूं जी, मैनिफेस्टो के अलावा आपका लॉजिकल प्लान और पॉलिसी क्या है? कहां से लाओगे वो पैसा? कौन से इलाकों से शुरुआत करोगे? कितना वक्त लगेगा? अगर अगले 5 साल में कोई ये कहता हो कि गुड़गांव की मैं सड़कें सही करा दूंगा, कोई ये कहता हो कि मैं नालियां या सीवरेज लाइन ठीक करा दूंगा, वो झूठ बोल सकता है। आप बता दीजिए कैसे हो सकता है? पॉसिबल कहां है? कहां है वो पैसा? कहां है वो नियत? कहां है वो लोग जो पिछले 10 साल में नहीं जागे? उनको आप कैसे जगाओगे? और अगर जगा भी दोगे तो वो सारा तंत्र कहां से शुरू करोगे? कौन से फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन होगा? इधर से आप कहते हो मेट्रो आएगी, इधर से आप कहते हो सड़कें बनवाएंगे, तो इसका मतलब शहर के अंदर आने वाले समय में जाम की समस्या बढ़ने वाली है। अगर शहर में जाम की समस्या बढ़ेगी, उसको सकारात्मक तरीके से कौन सोचेगा? क्या उसका रेपरकशन प्लान आपके पास है? क्या ये रिस्क मिटिगेशन का प्लान आपके पास है? कुछ भी नहीं। अगर ऐसी बातें करने वाला आपके सामने आए, लॉजिकली सवाल का जवाब दे पाए तो ठीक, नहीं दे पाए, ही इज नॉट द मैन। प्लान एंड पॉलिसीज, ज्यादा बोलने की बात ही नहीं। देश के अंदर अगर कोई इंसान प्लान और पॉलिसीज के बारे में सही जवाब दे पाता है, सटीक जवाब दे पाता है, और जिसको सारे लोग चाहते हैं, वो मेरी नजर में तो सिर्फ एक ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंदर वो क्रांतिकारी बदलाव किए जो शायद हमने सोचे भी नहीं। उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं हमेशा सराहता हूं। लेकिन मैंने पहले भी बोला, गडकरी जी आप आए, आपने वोट की अपील करी, सर मुझे नहीं लगता था कि आप जैसे फिगर को वोट अपील करने आना भी चाहिए था। आपको वहां बैठकर पिछले 2 साल पहले इनकी कान मरोड़ देना चाहिए था, या ऊपर से प्रेशर से कान मरोड़ कर काम करवाना चाहिए। उनके, देखिए, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, एक अलग ही सोच विचारधारा का इंसान। वो प्लान और पॉलिसीज पे चलता है, कॉन्क्रीट काम कर रहा है। उनके नेतृत्व में देश भर में सड़कों का, राजमार्गों का व्यापक विकास हुआ, कोई इसमें डाउट ही नहीं। और उनकी योजनाएं छोटी नहीं होती, आज के लिए नहीं होती कि कल कैसे होगा, इस इलेक्शन को जीतना है 5 साल में क्या होगा, ऐसी नहीं होती। उनकी योजनाएं भी बहुत ही दूरदर्शिता और दीर्घकालिक लाभ, विजनरी होती हैं, दूर का सोचते हुए होती हैं, ताकि आने वाले वर्षों में भी देश को, लोगों को कंसिस्टेंटली फायदा हो सके। इसीलिए अगर आज एक राजनेता, आज एक आपका एमएलए कैंडिडेट अगर आपकी गली में आके बोलता है कि आपकी यहाँ की गलियां बनवा दूंगा, और वो वही भाषण हर जगह रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों अगले 2 साल में तो कोई गलियां नहीं बनने वाली, कोई सीवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, कोई वाटर वाटर की जो क्या कहते हैं, वाटर कलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाली। कोई रोड मैप नहीं है, कोई लिखित रोड मैप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहे। वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच गुड़गांव के प्रति होती तो रोड मैप 3 साल पहले, 2 साल पहले बनाए जाते। उनकी सोच ही नहीं है ना। उनकी सोच है मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा। इसीलिए मैंने सबसे पहला पर्सन की बात करी। व्यक्ति में दम तब होगा जब उसके व्यक्तित्व में दम होगा। मैं जीतूं या हारूं, ये रोड मैप है गुड़गांव को बदलने का। मैं उन लोगों के साथ, गुड़गांव के लोगों के साथ मिलकर, टीम के साथ मिलकर, जो भी सरकार आएगी उसके साथ मिलकर ये रोड मैप एग्जीक्यूट करने में उनकी मदद करूं। ऐसा कहने वाला बहुत रेयर है, एक दो, मुश्किल से कोई इंसान।
तो आखिरी पॉइंट में प्लान और पॉलिसीज के लिए बड़ा प्यारा नितिन गडकरी जी के लिए कहा जाता है कि नेता वही है जो आज के फैसले कल के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लेता है, ना कि अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए या सिर्फ अपने छोटे राजनीतिक फायदे के लिए। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए आज सिर्फ 5 P आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कल और 5 P शेयर करूंगा तीसरे भाग के अंदर। तो सबसे पहला रिवीजन, कोच हूं, ट्रेनर हूं, तो आदत है पहला P व्यक्ति, P पर्सन, वो इवेलुएट करना बड़ा जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत। थर्ड P पास्ट रिकॉर्ड, पिछले कामों का रिकॉर्ड। चौथा परफॉर्मेंस, क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, क्या सोच भी है, क्या नियत भी है उस चीज के लिए। पांचवी प्लान एंड पॉलिसीज, नॉट बिग ड्रीम्स, नॉट बिग वादे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े वो नहीं, प्लान ये पॉलिसीज हैं कि नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है। इतनी बातों पर सोचिए, आपको शायद एक नई दृष्टिकोण मिलेगा, एक नई सोचने का नजरिया मिलेगा, और आप जिस भी कैंडिडेट के बारे में इस वक्त अपने माइंड में सोच रहे हैं, आपको उन कैंडिडेट्स के बीच में अपना वो राइट कैंडिडेट इवेलुएट करने का एक 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 पैरामीटर्स मिलेंगे, एक दृष्टिकोण मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काम की सिद्ध होगी, और कल अगले 5 P पे बात करूंगा। और आपके जो भी फीडबैक्स हो, जो भी सजेशन हो, जो भी इनपुट हो, आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एक रिपीटेड, ये भी मुझे सिखाया गया बोलने के लिए, लास्ट में बोलना जरूरी है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और एक अच्छा दृष्टिकोण देने का एक प्रयास जो मैंने शुरू किया उसको जारी रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हैव अ गुड डे।